लक्ष्मण शुक्ल जी ने इसको भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। और इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि भक्ति काल ने न केवल अपने साहित्यिक और शिल्पगत प्रदेयों से हिंदी साहित्य की आधारशिला को मजबूत किया है, बल्कि अपने साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन से जनता से जुड़कर सामाजिक समस्याओं से निराकरण का उपाय भी सुझाया है। इसके साथ ही सर तर्कवाद और साइंटिफिक अप्रोच जैसी भावना का प्रसार तत्कालिक युग में करके भक्ति काल ने एक बहुत ऐतिहासिक कार्य का संपादन भी किया है। शिल्पगत रूप से क्या हमारे परिवर्तन देखते हैं? सर शिल्पगत रूप से बहुत धारदार व्यंग क्षमता, प्रतीकवाद और बिंबात्मकता, जिसमें सुर को बिंब का सम्राट भी कहा जाता है सर, और व्यंग क्षमता में कबीर का नाम सर्वोपरि आता है। तो ये सारी शिल्पगत रूप से और भी बहुत सारे विशेषताएं हैं जिससे भक्ति काल को इन लोगों ने एक नई ऊंचाई प्रदान की है। आपके सबसे प्रिय कवि कौन है? सर मेरे सबसे प्रिय कवि मुक्तिबोध जी हैं। मुक्तिबोध। उनकी कविता को आप नई कविता में रखेंगे या और कविता में? सर उनके कविता की रचनाएं इतनी विवादित है कि उन्हें 3 कालों में रखा जाता है: प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, समाजवादी प्रगतिवादी कविता और नई कविता। अब कविता में उन्हें नहीं रखा जाता है, हालांकि कविता का मतलब ऐसी कविता जो औपचारिकता से मुक्त हो, तो मुझे लगता है कि अब कविता में भी इसका शुमार किया जा सकता है। अच्छा, मुक्तिबोध का जो अंधेरे में जो आपके सिलेबस में है, जी सर। इसमें कोई एक दो पंक्ति बताइए जिसमें सर प्रतीक, क्रांति का प्रतीक हो, परिवर्तन का प्रतीक हो। बोला जाए। सर मैं पूरी कविता याद नहीं कर पा रहा हूँ। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही पड़ेंगे, तोड़ने ही पड़ेंगे गठ और मद। अरुण कमल से धंसना होगा। इसी तरह से कुछ है सर, बाकी की पंक्तियां मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो किसी एक राइटर ने उनके बारे में कहा कि उनकी जो रचना है स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता के बाद का इस्पाती दस्तावेज, किसने कहा था? सॉरी सर। मुझे ये मिल नहीं पाया है सर। चलिए। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है? जी हाँ सर। केमिस्ट्री का वर्तमान कोरोना संकट में किस प्रकार से उपयोग किया गया है, कुछ इसका एग्जाम्पल आप बताइए। सर पूरे जो मेडिसिन बनते हैं वो केमिस्ट्री ही उसका मूल है। केमिकल कंपोजिशन से ही मेडिसिन बनते हैं, तो चाहे वो रेमडेसिविर हो या जो स्टेरॉयड हो, सारे केमिकल्स ही। इसके अलावा सर जो जीवनदायक ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई, इसका भी जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें भी केमिस्ट्री उसके मूल में है। इसके अलावा जितने भी तरह के ये वैक्सीन आए हैं सर, तो कहीं ना कहीं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है सर। आपने चर्चा किया स्टेरॉइड का, स्टेरॉइड क्या होता है? सर स्टेरॉयड एनर्जीदायक मेडिसिन होता है, हालांकि वो हमारे शरीर में पहले से ही नेचुरली निकलते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा बैलेंस बनता है। परंतु बाहरी तौर पे भी इसे देने से उसमें व्यक्ति में जोश की अधिकता होती है, वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है और कुछ ज्यादा वर्क कर पाता है। खिलाड़ी स्टेरॉयड का प्रयोग इसीलिए करते हैं। स्टेरॉइड का सूत्र क्या होता है? सर स्टेरॉयड के बहुत सारे सूत्र हैं। एमपी-सोल एक बहुत पॉपुलर स्टेरॉयड है जो कोरोना में यूज किया गया। एक चीज बताइए, मिथाइलप्रेडिसोलोन।
ज्यादा स्टेरॉइड के ग्रहण से फंगस वाली जो है, ब्लैक फंगस फंगस होने की संभावना है। इसके पीछे क्या रीजन है? सर, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कोरोना संक्रमण में उसको काफी क्षति पहुंची, और स्टेरॉइड के उपयोग से भी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, मतलब उसका नेचुरल प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है और उसमें एक्सटर्नल स्टेरॉइड पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे समय में फंगस के अटैक करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी की वजह से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी घटनाएं कोरोना के बाद काफी हमारे आसपास देखी गई सर। सर, ऐसा देखा गया है कोरोना संकट में लोग अल्कोहल के प्रति ज्यादा कुछ ज्यादा गाँव गाँव बोल बोल कर देखा गया है। जैसे दिल्ली में भी देखा गया था कि थोड़ा सा भीड़ देने पर पूरी दिल्ली जाम हो गई थी अल्कोहल के दुकान के पीछे। इसको क्या मानते हैं, अल्कोहल कोरोना संकट से उबरने में पॉजिटिव भूमिका निभा रही है या निगेटिव है? स्वास्थ्य पर उसका कैसा असर है? सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अल्कोहल और कोरोना की इम्यूनिटी में कोई संबंध है। हालांकि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन लगाया गया है हमारे देश में, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, वो इंटरटेन नहीं कर पाए, वो मनचाहे रेस्टोरेंट में खा नहीं पाए, और इसी तरह से शराब से भी उनको दूरी बनानी पड़ी। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मुझे लगता है कि जो लिकर कंजम्पशन का जो रेट है अचानक से काफी बढ़ गया सर। अल्कोहल का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया कोरोना संकट के दौरान? सर, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है सर। कितने परसेंट होता है अल्कोहल? और 60% से अबव होने पे ही वो सैनिटाइजर कोरोना को मार पाता है सर, इससे कम होने पे वो नहीं मार कौन सा पाता है। अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में? सर, बाकी का तो मुझे पता नहीं। अल्कोहल का सूत्र बताइए। सर, CH3OH मिथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH मिथाइल अल्कोहल होता है, और इसी तरह से बहुत सारे कार्बन के से अल्कोहल बनते हैं। अच्छा, बिहार में शराबबंदी हो गई, उससे तो राजस्व की काफी लॉस हुई। दूसरी तरफ जी जीएसटी हाँ भी सर। केंद्र सरकार ने ला दिया। काफी परेशानी जी हाँ सर। शुरुआती दौर में देखने को मिला। आप क्या समझते हैं, ये बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ है, ये सरकार का कदम उचित था? सर, शराब एक व्यसन है, और शौक से बहुत कम लोग इसे पी पाते हैं कंट्रोल्ड वे में। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे और भी सामाजिक जो प्रथाएं थी, सामाजिक प्रॉब्लम्स थी, उसे कम करने में शराबबंदी से काफी सहायता मिली है। रेवेन्यू सर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास हमारे बिहार सरकार को लिकर से रेवेन्यू आता था। तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू का ये जो कमी है वो दूसरे सेक्टर में, जैसे टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ा, और रोड एक्सीडेंट वगैरह घटनाएं जो है, महिला हिंसा, इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ी, और जो इनकम था उसका सही जगह शिक्षा स्वास्थ्य में सदुपयोग होने लगा। तो मुझे लग रहा है कि वो रेवेन्यू जो लॉस है उससे ज्यादा हमें इनपुट मिल रहा है सर। तो शराबबंदी मेरे क्या हिसाब से व्यक्तिगत। केमिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं? सर, केमिस्ट्री के 5 प्रकार होते हैं: नाम फिजिकल बताइए। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। मानव जीवन में सबसे ज्यादा किस केमिस्ट्री का उपयोग है? आप अपने लाइफ में किसका उपयोग ज्यादा करते हैं? सर, केमिस्ट्री के तो सारी शाखाएं हमारे जीवन में उपयोग में होती हैं, और मुझे लगता है कि बायो केमिस्ट्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है हमारी जीन थेरेपी में, केमिकल कंपोजिशन में। ह्यूमन और केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी का, वो बायो केमिस्ट्री है, सर उसी का सदुपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो यदि आप प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाते हैं, और आम लोग, कोरोना में तो कोई दवा ववा तो बना नहीं है जो उसको कुछ जी पता हाँ चल सर। पाए कौन दवा खाएं, क्या खाएं ना खाएं। यदि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते एक सामान्य आदमी को आपको कुछ सुझाव देना हो कोरोना से बचने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए, आप क्या सुझाव देंगे उसको, एक केमिस्ट्री के छात्र होने के नाते? सर, केमिस्ट्री के छात्र होने के नाते मैं उसे जो सलाह दे सकता हूँ वो है कि
सैनिटाइजर का समुचित प्रयोग अगर आप बाहर जाते हैं, कोई ऐसी बाहरी चीज छूते हैं तो। और मैं कुछ मेडिसिन सजेस्ट कर सकता हूँ जो कोरोना में थोड़ी बहुत कारगर हो सकती है। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे ले रहा है सर आगे। इसको फैलने से रोकने के लिए और लोगों को इससे बचाने के लिए मैं प्रिकॉशंस सजेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, बिहार में भी आज एक दिवस मनाया गया है, पता है आपको? सॉरी सर। अच्छा, आज जी हाँ। आज इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है वैश्विक रूप से। बता सकते हैं क्यों? जी हाँ सर, नागासाकी, हिरोशिमा के बाद नागासाकी पे आज के दिन अमेरिका ने जापान पे बम गिराया था और पहली बार एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था जो मानवता के संहारक के रूप में दुनिया के सामने आई। और यही कारण है कि उसके बाद से कोई एटॉमिक बम का यूटिलाइजेशन किसी देश ने किसी दूसरे देश पे नहीं किया। अच्छा, आप केमिस्ट्री के भी छात्र हैं, है ना? जी हाँ सर। तो एनर्जी होता है, देखो जी सर। एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ सर। तो एटम और न्यूक्लियर दोनों में क्या फर्क है? सर किसी भी एटम का एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उससे एटम का निर्माण होता है। तो एटम एक कॉन्सोलिडेटेड स्वरूप है जिसमें कोर में न्यूक्लियस होता है सर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एटम में ये तीनों होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों में कोई फर्क होगा? सर न्यूक्लियर एनर्जी की इंटेंसिटी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और एटॉमिक एनर्जी हर दो सबस्टांस के एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कभी एनर्जी का कंजम्पशन होता है और कभी एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये एटम के जोड़ने से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो यही बेसिक अंतर है। लेकिन न्यूक्लियस जो कोर में होता है सर, उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको तोड़ने पे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और पूरे सारे वर्ल्ड के सारे देश न्यूक्लियर रिएक्टर की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उसको सेफ और सही करने के लिए काफी शोध उससे किए जा रहे हैं। कहाँ पर कार्यरत हैं? पार्डन सर? अभी कहाँ पर काम कर रहा है? सर अभी हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी के अभी हम पूछ रहे थे काम कहाँ कर रहा है? सर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ सर। कहाँ पर जगह बताइए? सर पटना में सर। पटना। तो पटना में तो देखे हैं जो आयकर भवन जो था, जी हाँ सर। उसका नाम जीएसटी भवन कर दिया। सर ये आयकर और जीएसटी, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों एक ही विभाग, सरकारी विभाग के अंतर्गत आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे कहा जाता है। तो आयकर भवन पे जो दो बिल्डिंगें हैं सर, उसमें एक इनकम टैक्स की बिल्डिंग है और दूसरी जीएसटी की बिल्डिंग है। हालांकि दोनों बिल्डिंग में दोनों विभागों के थोड़े थोड़े ऑफिस हैं। तो एक बिल्डिंग का नाम अभी भी आयकर भवन है सर और दूसरे का जीएसटी भवन कर दिया गया है। अच्छा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपने, है ना? जी हाँ सर। अच्छा, जीएसटी जो लाया गया है ना, तो कौन से बेसिक टैक्स थे, है ना, जिसको खत्म किया गया, खास करके स्टेट गवर्नमेंट का? स्टेट गवर्नमेंट में सर सेल टैक्स, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे सेस और सरचार्ज है। ये सारे टैक्स सेस और सरचार्ज कभी भी लग रहा है। अभी भी लग रहा है सर, लेकिन पहले ये 17 तरह के होते थे, उनको अब मिनिमाइज करके 2-3 पे ले आया गया है। सर सेस और सरचार्ज दोनों एक सरकार के स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाए जाते हैं और
उससे रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्शन के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है वो बताइए। सर सेस पूरे टैक्स लायबिलिटी पे लगाया जाता है और सरचार्ज जो है वो केवल टैक्स जो जमा करना होता है उस पे लगाया जाता है। इसके ना अलावा ना सर आप मतलब सही नहीं बोल रहे। सेस सरचार्ज होता है वो जितना आपका टैक्सेबल इनकम है उस पर सरचार्ज लगता ही है ना। लेकिन सरचार्ज किसी विशेष उद्देश्य को नहीं लगता है, सेस लगता है विशेष उद्देश्य के लिए। मे बी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर। अच्छा ठीक है। सरचार्ज और सेस का बंटवारा कैसे होता है या होता सर है? इसका नॉर्मल टैक्स कलेक्शन जो होते हैं उसका केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से बंटवारा करती है, बट सेस और सरचार्ज का बंटवारा नहीं होता है। इसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। लाइक सर एडुकेशन सेस अगर है तो इसे केवल एडुकेशन पे खर्च किया जाता है, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है। अच्छा आईजीएसटी का नाम सुने हैं? हाँ सर, इसका इंटर बंटवारा कैसे होता है? सर जब गुड्स एंड सर्विसेज का इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है उस पे आईजीएसटी लगता है और आईजीएसटी में जो उसका 50% अमाउंट है वो उस स्टेट को दिया जाता है जहां गुड्स कंज्यूम होते हैं सर, जहां उनको कंज्यूम किया जाता है, और बाकी का 50% टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। अच्छा बहुत बढ़िया। सर अभी अर्थव्यवस्था का स्थिति ठीक नहीं है ना, स्लो डाउन या रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन लगातार देख रहे हैं जीएसटी का जो मंथली का कलेक्शन है ना, वो लगातार 1 लाख करोड़ से ऊपर का आ रहा है। ये किस कारण से आ रहा है? सर पिछले दिसंबर से ही ये देखा गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि पिछले जून महीने में 94,000 करोड़ ही हो पाया था, लेकिन सामान्यतः ये 1 लाख करोड़ के आसपास रहा है। तो ये हमारे यहाँ 1-1.5 साल से जो कोरोना की समस्या चल रही है सर, उसके बाद लॉकडाउन के बाद से इकोनॉमिक एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही ये स्टार्ट हो रही है तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी के गत्यात्मकता के डिनोशन के लिए आप जीएसटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब इकोनॉमी रन कर रही है, आने वाले दिन में हमारी इकोनॉमी रिकवर भी कर जाएगी सर। अच्छा जीएसटी को लेकर के स्टेट के सेंटर के बीच में थोड़ा टेंशन भी है। टेंशन क्या है बताइए तो? सर जीएसटी एक केंद्रीय कर है जिसने राज्यों के सारे कर को व्यपगत कर लिया। तो जीएसटी जब लागू होना था तो बहुत सारे राज्य जीएसटी का विरोध कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने कंसोल किया था कि हम आपके पास जो जीएसटी का राज्य का जो हिस्सा है वो रखे हुआ है, सेंट्रल वो भी नहीं हुआ है राज्यों का हिस्सा, उसके बारे में पूछ रहा है। जी हाँ सर, पिछले साल से ही हमारे वित्त मंत्री ने कोरोना की वजह से जो कंपनसेशन है, जीएसटी कंपनसेशन, उसे रिलीज नहीं किया था और फंड की कमी की वजह से उन्होंने राज्यों को 2 ऑप्शंस दिए थे। पहले ऑप्शंस में वो अपने जीएसटी कंपनसेशन को ऋण के माध्यम से ले सकते हैं, जिस ऋण को 5 साल के बाद केंद्र सरकार चुकाएगी। एक दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था सर कि जीएसटी के इंटरेस्ट, मतलब जीएसटी जो कंपनसेशन है उस पे जो राज्य इंटरेस्ट लेते हैं उस इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जाए, लेकिन ये इसमें ब्याज को केंद्र सरकार ने चुकाने से मना कर दिया था। दोनों ही कंडीशंस में स्टेट पे काफी लोड आ रहा था, जिससे कई राज्य इससे सहमत नहीं थे। हालांकि पहले वाले ऑप्शन के लिए अब राज्य सहमत हो गए हैं और लगभग 75,000 लाख करोड़ कंपनसेशन उन्हें दिया भी गया है सर, बाकी कुछ अभी देना भी है। जीएसटी आने के बाद है ना, जी हाँ सर, केंद्र और राज्य का जो कर प्रशासन था है ना, वो दोनों मिल गया। जी हाँ सर, है ना, तो दोनों के कर प्रशासन में क्या बदलाव आया है, खासकर राज्यों के कर प्रशासन में, है ना, उसको संक्षिप्त में बताइए।
सर राज्य भी जीएसटी एक्ट के तहत काम करती है और सेंटर भी जीएसटी एक्ट के तहत काम करता है। तो जहां तक जीएसटी कर की बात है, दोनों की कार्य प्रणाली बिल्कुल एक है, दोनों का गवर्निंग एक्ट भी एक है। लेकिन इसके अलावा भी रेवेन्यू के रिसोर्सेज जो है, एक्साइज ड्यूटी राज्य के, एक्साइज ड्यूटी, रजिस्ट्री ड्यूटी और व्हीकल पे जो टैक्स लगते हैं, बहुत सारे इस तरह के टैक्सेज है जिसको स्टेट कलेक्ट करती है। तो वो उन्होंने कलेक्ट करना तो जारी रखा है, बट जीएसटी में तो काफी समानता है। नहीं, इसे है ना सब ऐसा कहा जाता है जो आईआरएस के जो ऑफिसर है इनडायरेक्ट टैक्सेस के जीएसटी के, है ना? जी हाँ सर। तो राज्य का जो अपना माइंड पार्ट था, है ना? जो राज्य का जो कर प्रशासन था, है ना? उसमें उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। इसमें कहाँ तक राज्य गया जो केंद्र हस्तक्षेप किया? सर मुझे ये नहीं लगता है कि इस तरह से कोई इंटरप्शन केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा है। दोनों एजेंसियां बिल्कुल अलग अलग काम करती हैं। रजिस्ट्रेशन के होते ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ये सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई सामान पर जीएसटी लगता है, ठीक है? जी हाँ सर। जी तो सेंटर में नहीं बचेगा, स्टेट में नहीं बचेगा, है जी ना? सर। तो कितना तक के टर्न ओवर के मामले को जो है ना, कितना तक के मामले को सेंटर देखता है, कितना को स्टेट देखता है, हम इस संबंध में पूछ रहे हैं आपसे। ओह सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। सर 1.5 करोड़ से ऊपर का जो टर्नओवर है उसमें 50-50% टैक्स पेयर को सेंट्रल और स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 1.5 करोड़ से जो नीचे के टर्नओवर के जो टैक्स पेयर है उनमें स्टेट को 90% टैक्स पेयर दिया जाता है, 10% केवल सेंट्रल को दिया जाता है। ऐसा नहीं लगता है आपको जो राज्य का जो मतलब ऑटोनॉमस दिया हुआ था कुछ चीजों पर, वो खत्म हो गया? जी सर। सर मुझे लगता है कि राज्यों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए जो केंद्र सरकार ने गारंटी दी थी, उसमें थोड़ा संशय होने की वजह से ये दुविधा आ जाती है। लेकिन ऐसा हम लोग देखने में आया, बहुत सारे जो वाणिज्य पदाधिकारी बने, है ना, जो पहले से थे, अब वो जीएसटी आने के बाद बहुत संतुष्ट है, उनको लगता है जो मेरा कार्य क्षेत्र जो है बहुत सीमित हो गया है ना? हमें हमको आईएएस अधिकारी के अधीन जो है एक कठपुतली बना दिया गया। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? सर कोई भी आईआरएस अधिकारी उन्हें गवर्न नहीं करता है सर। स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो केंद्र के ऑफिसर्स के बिल्कुल ही अधीन नहीं है। उनका अपना प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र है सर। वो आईएएस ऑफिसर उनको गवर्न करते हैं, हमारे यहाँ आईआरएस ऑफिसर हमारे एम्प्लॉइज को देखते हैं। तो कहीं एक दूसरे का इंटरेक्शन नहीं है सर। आप टैक्स पेयर को जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो टैक्स पेयर को आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसका टैक्स इवेजन देखते हैं और उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसमें एक एजेंसी का दूसरे एजेंसी से बिल्कुल ही इंटरप्शन नहीं है सर। ठीक है। हालांकि सर ऐसा देखा गया है कि ठीक है, कहीं कहीं बहुत अच्छा जी लगा। सर। डॉक्टर साहब कुछ पूछिएगा? माइक ऑन है, माइक ऑफ है आपका। डॉक्टर साहब माइक कहाँ पर ऑफ है? हाँ ठीक। रवि जी, है ना? जी हाँ सर। जी हाँ सर। पिछले बार से बहुत बेहतर रहा आपका शैली शायद पिछला बार अच्छा था, इस बार भी अच्छा ही है ना? तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जवाब देने का शैली आपका अच्छा है। कुछ जगह हमको लगा जो शायद क्योंकि ऑनलाइन में हो जाता है, आवाज पहुंचने में समय लगता है ना? जी तो उसके कारण आपका जवाब बड़ा, लेकिन नॉलेज के स्तर पर भी कोई कमी नहीं है, और प्रेजेंटेशन के स्तर पर भी बढ़िया है। हिंदी आपका पहले से बहुत बढ़िया हुआ है ना? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मार्क्स प्राप्त करिएगा आप, है ना? थैंक यू सर। ऐसा उम्मीद है। कोई समस्या नहीं है इधर से भी, है ना? बस इसी को मेंटेन करके रखना है। कब है हम 14 को? मेरा 14 को है सर, फ्राइडे को। ठीक है, बीच में एक बार और देख लेंगे, ठीक ना? जी जी।
सर एक चीज पूछना था सर। जी जी। सर करंट में क्या क्या हाईलाइटेड टॉपिक है जो प्रिपेयर कर लें, जैसे कि अफगानिस्तान है। अभी जो आप जैसे 11 तारीख को ही या 9 को भारत आंदोलन शुरू हुआ है ना, 11 को पटना में शहीद हुआ, तो इससे जुड़ा सवाल पूछ सकता है, भले हिस्ट्री का है ना, जी लेकिन इससे जुड़ा सवाल आपसे पूछ सकता है। दूसरा, जो 1 महीना से बड़ा न्यूज है करंट अफेयर है ना, जी या उससे कुछ किसान का हो या एसएस का हो, है ना, इस टाइप के जो भी मुद्दे हैं, या आसाम की जो रखना हो, है ना, जी या जी पार्लियामेंट जो लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, तो बड़ा मुद्दा को देखना अच्छा ठीक है सर। ना, ऐसा नहीं कुछ छोट बहुत चीज आते रहता है, लेकिन देखना क्या बड़ा मुद्दा को देखना है। और खास तौर पे बिहार का जो पेपर है उसको रेगुलर देखते रहे। कभी कभी जो है ना बिहार का न्यूज को कुछ मेंबर सब जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं जो आप जानकारी रखिए, तो बिहार का रेगुलर देखते रहिए, और बड़ा मुद्दा पर अपना अगला मौका होगा तो उसमें पूछेंगे ही, है ना, ओके है ना, ओके तो बड़े मुद्दों पर फोकस करना, जो जो 1 महीना से रेगुलर आ रहा है उस, है ना, जी सर। बस उसी पर देखिए आपका केमिस्ट्री बढ़िया है, डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लेने का सैलरी बढ़िया है, हिंदी भी अच्छा है ना, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ओके नमस्ते सर।